Hey everyone, welcome back to our DSA series. So in this video, we are going to start time and space complexity, that is the BIGO notation. So in the last video, we have understood the BIGO notation, but in the BIGO notation, we have understood BIGO of 1, which was the constant time complexity. But in this video, we are going to start linear time complexity and the space complexity. So sit back, relax और show को enjoy करो. So let's start it. तो बीगो के साथ एक कॉमन लाइन यूज होती है हाउ कोड स्लो एज डेटा ग्रोस ओके सो मतलब जैसे डेटा बढ़ता है वैसे वैसे कोड लिखना जो कोड जितना भी आपने लिखा हुआ है वो स्लो होते जाता है और यही बताता है सिंपल वर्ड्स में ये एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करता है जब डेटा का साइज इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे आपके कोड का साइज इंक्रीज होगा आपका लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो कोड होगा वो स्लो होते जाएगा तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है बेसिकली क्योंकि डिफरेंट मशीन में आई बिलीव डिफरेंट मशीन में जो स्पीड होती है डिफरेंट मशीन की स्पीड्स अलग होती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दो अगर लैपटॉप है तो दोनों की स्पीड डिफरेंट होंगी क्योंकि उनकी डिफरेंट फंक्शनलिटीज होती है उसके अंदर और डिफरेंट मशीन होती हैं जिसकी वजह से उनका जो मशीन होता है वो कोई एक मशीन अगर फास्ट है जैसे कि मैक जो होता है वो फास्ट होता है और जो हमारा विंडोज होता है वो हमारा स्लो होता है तो हम टाइम पे फोकस नहीं करते हैं हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स पे ओके तो कितना स्टेप लगेंगे एल्गोरिदम कंप्लीट करने के लिए ये सब कुछ नंबर ऑफ स्टेप पे डिफाइन करता है ओके सो एक और चीज छोटी ऑपरेशंस इग्नोर कर देते हैं जैसे अगर कोई टास्क n+1 स्टेप लेता है तो हम सिंपली एन बोलते हैं ओके ऑब्वियसली हम उसको 1 नहीं बोलेंगे हम एन स्टेप्स बोलेंगे क्योंकि वो जो टास्क है +1 को रियल डिफरेंस नहीं करेगा ओके तो कुछ कॉमन बीको नोटेशन हमने पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो कि पहला तो जो कॉमन बीको नोटेशन होता है वो हमारा होता है बीको ऑफ 1 बीको ऑफ n एंड बीको ऑफ log n एंड बीको ऑफ n स्क्वायर बीको ऑफ n क्यूब ओके लाइक दिस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे जो n होता है वो हमारा अमाउंट ऑफ डेटा डिसाइड करता है तो बिल्कुल वेरिएबल जैसा जैसे मैथ में x होता है y होता है तो हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि डेटा बढ़ने पे परफॉर्मेंस का क्या होगा ऑब्वियसली जब हमारी इनपुट साइज बढ़ेगी हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा तो आपका कोड का परफॉर्मेंस क्या बताएगा ओके तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ऐड अप ओके हमने एक ऐड करके एक फंक्शन ले लिया उसमें हमने फॉर लूप लगाया 1 से n तक फॉर लूप 1 से n तक चलेगा और नंबर ऐड करेगा ठीक है हमने n स्टेप तक लिया ठीक अगर मान लो n की वैल्यू अगर मैंने मान लो n की वैल्यू 1 मिलियन रख दिया ठीक है तो लूप 1 मिलियन बार चलेगा क्योंकि n की वैल्यू हमने 1 मिलियन रखा है मतलब अराउंड 1 मिलियन स्टेप्स होंगे ओके तो इसका जो रन टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगा बिको ऑफ n जो कि लीनियर टाइम है डेटा अगर डबल हो गया तो टाइम भी डबल लगेगा सीधा जो हमारा एन होता है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है ठीक है तो एन प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा ठीक है दूसरा अगर स्मार्ट तरीका देखें हमने तो एन इक्वल टू 1 मिलियन लिया और 1 मिलियन तक हमने लूप चला दिया अगर इसका कोई और सॉल्यूशन देखें हम जैसे ऑब्वियसली हमें पिको ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है लेट सपोज कि मैं चाहती हूँ कि सेम कोड अगर एन इक्वल टू 1 मिलियन हमें लिया है तो सेम कोड को सेम प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट सॉल्यूशन दें तो उसका एक और तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि सम इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 ठीक है तो इसमें सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स लेंगे अगर हम इस तरीके से निकालते हैं ठीक है तो चाहे n कितना भी लिखा हो 1 मिलियन हो 1 ट्रिलियन हो फिर भी जो स्टेप्स होंगे ना वो 2 या 3 स्टेप्स ही लगेंगे इसमें तो इसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट टाइम हो जाएगी जो कि कांस्टेंट टाइम होता है हमारा बीगो ऑफ 1 तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा इनपुट साइज जो होता है वो मैटर नहीं करता है ओके ऑब्वियसली 3 स्टेप्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलियन स्टेप्स ऑब्वियसली ये 3 स्टेप्स बेटर है ना 1 मिलियन स्टेप्स तो बेटर ही ऑब्वियसली तो इस केस में ये हमारा जो कोड होगा काफी तेजी से रन करेगा ये हमारा कोड स्लो नहीं होगा ठीक है इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो हमने अभी तक इन द लास्ट वीडियो हम समझे थे बीको ऑफ 1 और आज के वीडियो हम समझेंगे बीको ऑफ एन ठीक है एन इनपुट साइज तक लेकर चलेंगे ठीक है तो इसको हम ग्राफ के थ्रू अभी हम समझते हैं इसको So before jump on the graph, let's understand what is BIGO of n, what is linear time and space complexity. So what is linear? First, let's understand this point. So that means as input grows, your time and space grows. Okay, and if the input shrinks, your time and space shrink as well. Okay, तो input जैसे बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा इनपुट कम होगा आपका स्पेस कम होगा ठीक है ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है लीनियर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ठीक है
तो मतलब जो बिग O ऑफ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट साइज के, ठीक है? इनपुट साइज मतलब एन के, ओके? जैसा जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ एन डिनोट करता है इनपुट की लेंथ। तो इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से और समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक अरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं। और अगर n एलिमेंट्स है उस एरे की, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो बिग O ऑफ n होगा। तो इसका मतलब है इनपुट अगर बड़ा है तो टाइम बड़ा हो जाएगा, इनपुट छोटा है तो टाइम छोटा हो जाएगा। ठीक है? इस बात को मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारी इनपुट की साइज़ अगर n है लेट्स सपोज़, तो ऑब्वियसली वो लीनियर टाइम में ही चलेगा, ठीक है? अगर मान लो हमने एक फॉर लूप लिया और उसमें एक इंडेक्स प्रिंट कर दिया, तो उसका जो इनपुट साइज़ होगा वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। सेम चीज़ स्पेस के साथ भी होता है। तो अब ग्राफ पे चलते हैं हम। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ पे निकाला ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। तो बिग O ऑफ 1 में हम यहाँ पे बिग O ऑफ 1 समझ चुके थे, बिग O ऑफ n का ये ग्राफ है। तो इसको ग्राफ पर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो हमने समझ लिया था, ठीक है? अब ये हमारा बिग O ऑफ n है, तो बिग O ऑफ n के केस में आप देखेंगे जो हमारा y एक्सिस है वो टाइम डिनोट कर रहा है, जो हमारा x एक्सिस है वो हमारा इनपुट डिनोट कर रहा है। ये हमारा n हो गया, ठीक है? और ये हमारा टाइम हो गया। तो जो हमारा n जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, ठीक है? ये हमने अभी समझा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर मान लो हमारी इनपुट की साइड अगर इंक्रीज होती भी जा रही है, इनपुट इनपुट की साइज अगर इंक्रीज होती है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ प्रिंट होगा वो इस तरीके से प्रिंट होता है, ठीक है? तो इसका जो नोटेशन होगा वो हमारा बिग O ऑफ n होता है, ठीक है? अगर आप कोशिश कीजिए जब भी आप कोड लिखते हो तो उस केस में आप कोशिश करो कि आपका ग्राफ जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहे, वो वहां से ऊपर ना उठे, ठीक है? तो अगर आपका कोड अगर मान लो बिग O ऑफ 1 में आता है हमेशा ही, तो इस केस में आपका कोड बहुत ही अच्छा माना जाता है, ओके? तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला कि अगर मान लो एरे है और इसके अंदर हमने n इनपुट साइज लिया, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। मान लो मुझे इस 5 को निकालना है, ठीक है? इस 5 को ट्रैवर्स करना है, 5 को प्रिंट करना है। तो ऑब्वियसली जब आप फॉर लूप चलाएंगे, जब भी आप फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो जब भी आप फॉर लूप चलाएँगे तो इसकी जो फॉर लूप चलाएँगे अब वो कब तक चलेगा? मतलब इसकी लेंथ तक चलेगा, ऑब्वियसली एरे की एन की लेंथ तक चलेगा, ठीक है? एरे की लेंथ तक चलने का मतलब ये है कि पहले तो फॉर लूप चलेगा 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ठीक है? फिर 4 पर, फिर 5 पर, ठीक है? तब जाके आप 5th एलिमेंट को प्रिंट करा पाएँगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो इनपुट साइज़ हो रही है वो बढ़ती जा रही है। जब इनपुट साइज़ अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो नोटेशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग O ऑफ n होगा, ठीक है? तो अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट पर। तो आप कोड में यहाँ पे देखेंगे, ये हमने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कराया, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग O ऑफ 1 था। यहाँ पे हमने क्या किया है, n की वैल्यू हमने 3 लिया है और ये n की लेंथ तक चलेगा, ठीक है? उसके बाद से हमने एक और फॉर लूप लिया है, तो इसका जो अगर हम यहाँ पे अगर i को प्रिंट कराते हैं, लेट्स सपोज अगर इस लूप को हम बंद करके इस लूप को हमने क्या किया, इस लूप को हमने बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया और ये जे प्रिंट करा। तो इस केस में भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर बनेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे लूप फिक्स्ड है, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में आएंगे, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। मान लो मैंने इस लूप को भी बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, ये लूप मैंने बंद कर दिया इसको और यहाँ पर बस आई प्रिंट कराया, तो यहाँ पर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो बिग O ऑफ n बनेगा, ठीक है? तो ये हमारा बिग O ऑफ n का एग्जाम्पल है।
तो अगर मान लो उसके अंदर उस एन एलिमेंट के अंदर अगर मैंने 5 एलिमेंट्स दिए हैं, एन की 5 एलिमेंट्स दिए, तो वहाँ पे जो लूप चलेगा वो 5 टाइम्स लूप चलेगा। अगर मान लो 1 मिलियंस अगर हमने दिया है तो 1 मिलियंस टाइम्स लूप चलेगा। और एक एलिमेंट एक टाइम पे ही प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब लूप एन टाइम्स चल रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी O ऑफ एन। अब आते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर। सेम एग्जांपल को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से भी देखेंगे। तो सेम ही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हम एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं। हमने तो एक एरे लिया, राइट। बट हम उस केस में हम कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे नहीं बना रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल आई यूज हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो उस केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो O ऑफ 1 बनेगी, ठीक है। अगर मान लो वहां पे मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन ऐड कर दिया, लेट्स सपोज अगर एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 0 प्लस 10 कर दिया, तो उस केस में ये तो हमारा एरे ऑफ 0 एक लाइन तो प्रिंट होगा ही, ठीक है। बट अगले केस में जब लूप चलेगा तो उस केस में एरे ऑफ 0 की जगह पे अगर मैंने प्लस 10 कर दिया तो उस केस में O ऑफ n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ओके, तो फाइनल जो बनेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो O ऑफ n बन जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n बनेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। लेट्स सपोज ये हमारा एरे है, मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है। एरे में हमने 5 एलिमेंट दिया, 10 20 30 40 50, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगी, सेम एरे में एक और एरे को कॉपी कर दूंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक न्यू एरे बनाया और ये जो पहला एरे था इस वाले एरे को, इस पर्टिकुलर न्यू एरे में जितनी भी इसकी लेंथ थी 10 20 30 40 50, इस न्यू एरे में मैंने सेम एलिमेंट को असाइन कर दिया, मैं सेम एलिमेंट को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, सॉरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ जाती है। तो एक एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में मैंने कॉपी किया है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा इनपुट बढ़ा तो मेमोरी ज़्यादा एलोकेट होगा, ठीक है। अगर इनपुट छोटा होता है तो मेमोरी कम एलोकेट होता है। तो ये इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इनपुट के साइज़ पे ही डिपेंड करेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इनपुट के साइज़ पे ही डिपेंड करेगा। तो उस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो हमारा O ऑफ n बनेगी, ठीक है। तो हमें कॉपी करने के लिए हमने तो एक एरे बनाया और उसके अंदर सेम एरे जो हमारा न्यू एरे था उसके अंदर ओल्ड एरे को मैंने एरे के एलिमेंट को मैंने डाल दिया। अब कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। लूप कहाँ से चलेगा, फॉर लूप अगर हम यहाँ पे लगाएं, जीरो से चलेगा n लेस देन हम न्यू एरे का लेंथ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और n नहीं, मुझे इसके अंदर कॉपी करना, मतलब एरे में कॉपी करना, न्यू एरे में कॉपी करना एरे को, तो एरे के लेंथ तक चलेगा ये। अब क्या करेंगे, जो हमारा न्यू एरे बना है, न्यू एरे में जो हमारा ओल्ड एरे के एलिमेंट्स है उसको कॉपी करेंगे। i इक्वल टू l इक्वल टू एरे यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो भी ये लूप चलेगा 1 टाइम्स चलेगा, इसमें जो एलिमेंट्स होगा वो लेगा और इसके अंदर कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर दूसरी बार लूप चलेगा, फिर एलिमेंट्स जो दूसरी बार जो 20 लेगा फिर इसमें न्यू एरे में कॉपी कर देगा। इस वजह से ये कॉपी वाली फॉर लूप काम करेगी, ठीक है।
तो लूप जो होगा वो n टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो big O of n बनेगी। फिर अगर फिर प्रिंट करोगे तो अगेन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो big O of n बनेगी, ठीक है। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा, न्यू एरे अगर बन रहा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big O of n होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n होगी। क्योंकि कॉपी के केस में कॉपी कर रहे हैं तो उसका जो इनपुट होगा वो n होगा, और प्रिंट भी कर रहे हैं तो उसका इनपुट n होगा। तो अगर हम देखें इनपुट अगर दोनों का n लेकर चले big O of n प्लस n, तो यहाँ पे हो जाएगा big O of 2n। तो big O of 2n तो हम नहीं लिख सकते, 2 तो हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते, इस वजह से इसका जो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो big O of n बनेगा। तो अगर मान लो हम अगर कॉपी भी कर रहे हैं ना तो वो भी लाइन ऑफ कोड काउंट होता है, अगर हम प्रिंट भी कर रहे हैं तो वो भी लाइन ऑफ कोड काउंट होता है। इस वजह से वो पूरा कोड को हम मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करके एक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में कभी भी अगर हम एक एक लाइन को हम कैलकुलेट नहीं करते, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब भी आप कोड लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, तो प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली देखकर बोल सकते हो कि हाँ इसमें एक लूप लगेगा या 2 लूप लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो, ठीक है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस पे जो अगर ग्राफ बनता है वो हमारा बेस्ट होता है, जो कि big O of 1 है, और जो big O of n होता है वो हमारा ओके ओके सा होता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर ग्राफ जाता है big O of n के ऊपर तो वो हमारा वर्स्ट केस में आता है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि आपका जो ग्राफ कर्व है ना वो हमेशा नीचे ही रहे, एक्स एक्सिस पे ही रहे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में देखेंगे, बाइनरी सर्च यानी कि big O of log n के बारे में देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.